एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन, है ना। इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके बारे में पढ़ना है। तो चैप्टर कौन सा है भाई? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन। इट्स एलिमिनेशन, है ना। एलिमिनेशन मतलब क्या है इसका कि एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो हमारे शरीर में बनता है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या होता है ना। हमारे बॉडी में हम लोग जो भी खाते पीते हैं, वो खाने पीने के बाद जब उनका डाइजेशन वगैरह हो जाता है, डाइजेशन होने के बाद हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ बच जाते हैं, उसी को कहा जाता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। और उसको बाहर भी निकालना है, तो उसे बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर में अंग होते हैं, और जिसके कारण वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन में हम लोग कुछ पहले टर्म देखेंगे, समझेंगे। एक्सक्रीशन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे चलेंगे हम लोग एलिमिनेशन की तरफ। एलिमिनेशन मतलब आप लोग जानते होंगे, एलिमिनेशन मतलब होता है शरीर से बाहर निकालना, किसी चीज को बाहर निकाल देना, वह एलिमिनेशन कहलाता है। डब्ल्यू आप लोग देखते होंगे, उसमें भी एक एलिमिनेशन चैम्बर नाम का शो होता है। तो उसमें एक चैम्बर होता है, चैम्बर के अंदर में दो फाइटर लड़ते हैं, जो पहले बाहर चला जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, तो वो जीत जाएगा। तो वही होता है एलिमिनेशन। तो एक्सक्रीटरी को हिंदी में देखा जाए तो उसे उत्सर्जन भी कहा जाता है। उत्सर्जन मतलब होता है हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑर्गन यह काम करता है और हानिकारक पदार्थ क्या क्या बनते हैं हमारे शरीर में, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले एक्सक्रीशन क्या होता है भाई? एक्सक्रीशन क्या होता है? इसका मतलब उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन मतलब होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से एलिमिनेट करने की जो प्रोसेस होती है, उसे कहा जाता है एक्सक्रीशन। तो क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, है ना। ऐसी विधि है जिसमें हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालते हैं, है ना। तो उसे कहा जाता है एक्सक्रीशन। अब इसके बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो गया? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब होता है वैसे पदार्थ जो मेटाबॉलिज्म के दौरान हमारे शरीर में बनते हैं, उसे कहा जाता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? बताया था कि हमारे शरीर में जो भी रिएक्शंस होते हैं उसे कहा जाता है मेटाबॉलिज्म, है ना। जैसे पाचन होना, डाइजेशन होना, है ना, श्वसन होना, रिस्पिरेशन होना, ये सारे चीजें केमिकल रिएक्शन होती है, उसे कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। तो हमारे शरीर में हम लोग जो भी खाते पीते हैं उसका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म के दौरान दो चीजें निकलती हैं, एक न्यूट्रिशन निकलता है और एक होता है वेस्ट प्रोडक्ट, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, है ना। तो वही उसे ही कहा जाता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो गया, है ना? द सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म इन बॉडी, है ना। वैसे सब्सटेंस जो कि मेटाबॉलिज्म के दौरान हमारे शरीर में बनते हैं, उसे कहा जाता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। हाँ, इसमें एक चीज और जोड़ना पड़ेगा, है ना, इसे जोड़ना पड़ेगा हार्मफुल, है ना। हार्मफुल सब्सटेंस जो कि मेटाबॉलिज्म के दौरान बनता है हमारे शरीर में, उसे कहा जाता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, है ना। या फिर कोई कोई ये भी लिखता है वेस्ट प्रोडक्ट, है ना,
प्रोड्यूस इन बॉडी, है ना, वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन बॉडी आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। है ना। अब ये कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकते हैं, है ना, सभी जीवों में कौन कौन से हो सकते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट? जैसे यूरिया हो सकता है ना, यूरिया हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है ना। ये जो तीनों हमने लिखा है ये मेन होता है। कोई भी जीव है उसमें ये तीनों में से ही कोई एक होता है और ये सबसे ज्यादा हानिकारक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। उसके अलावा भी हो सकते हैं, जैसे आप लोग जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं, तो उस समय CO2 निकलता है। CO2 भी हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, ये भी आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकता है। उसके अलावा आप लोग जानते हो स्वेटिंग, पसीना आना। तो पसीना क्यों आ रहा है? क्योंकि ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ये हमारे लिए सही नहीं है, हानिकारक पदार्थ। तो स्वेटिंग को भी आप मान सकते हो, यह भी निकलता है। उसके अलावा हम लोग जानते हैं लार्ज इंटेस्टाइन से, है ना, फीकल मैटर निकलता है जिसको हम लोग पाखाना या स्टूल बोलते हैं। तो वो क्या होगा? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया, है ना। तो स्टूल को भी आप कह सकते हो कि वह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। उसके अलावा पसीने के अलावा एक और केमिकल शरीर से हमारे रिलीज होता है, उसको बोलते हैं सीबम। क्या बोलते हैं उसे? इसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के लास्ट में, सीबम, है ना। इसके कारण हमारा जो फेस होता है वो चिकना होता है, स्किन जो होता है वो चिकना होता है इसके कारण, है ना। इसमें लिपिड वगैरह होता है। तो जाहिर सी बात है ये सब चीजें जो है हमारे शरीर में, ये सब हानिकारक पदार्थ होते हैं, है ना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। और इन सबों को निकालने के लिए अलग अलग अंग होते हैं शरीर में, ठीक है। तो हमारा अगर देखा जाए, हमारे शरीर का मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा है? यूरिया। क्या है? इसी को निकालना है हमें। और ये यूरिया किडनी निकालती है यूरिन के द्वारा, है ना। किडनी इसे यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब देखो, किसी जीव में यूरिया मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, किसी जीव में अमोनिया होता है और किसी जीव में यूरिक एसिड होता है। अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखो इनमें अगर तीनों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा हानिकारक ये होता है अमोनिया। कौन होता है? अमोनिया। ये सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है, उसके बाद यूरिया और उसके बाद यूरिक एसिड। अमोनिया इतना ज्यादा खतरनाक है कि यह यूरिया से करीब 1,00,000 गुना ज्यादा हार्मफुल होता है, टॉक्सिक होता है। यूरिया को हम लोग थोड़े समय के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, शरीर में रह गया तो जिंदा रह जाएंगे, लेकिन अमोनिया अगर रह गया तो आदमी डेथ कर जाएगा। लेकिन भगवान के कृपा से अमोनिया हमारे में नहीं बनता है, क्या बनता है? यूरिया बन। यह भी खतरनाक होता है। जैसे आप लोग सुने होंगे किडनी वगैरह अगर खराब हो जाता है तो किडनी यूरिया छान नहीं पाती है और हमारे शरीर में यूरिया बढ़ जाता है, आदमी का डेथ हो जाता है। या फिर किडनी फेल हो गया तो हीमोडायलिसिस किया जाता है, जिसके कारण यूरिया को 7 दिन में या 15 दिन में या 3 दिन में भी, हर 3 दिन में यूरिया को बाहर निकालना। अब किसी का किडनी फेल हो गया, नया किडनी तो ला नहीं सकते, तो क्या होगा? यूरिया हमारे शरीर में बढ़ेगा क्योंकि किडनी फेल है, तो यूरिया को बाहर निकालना पड़ेगा ब्लड से। तो हर 3 दिन में या 1 सप्ताह में हीमोडायलिसिस करना पड़ता है पेशेंट को। समझ रहे बात को? खैर ये सब पढ़ेंगे। अमोनिया हमारे में नहीं बनता है, देखेंगे अमोनिया किस एनिमल में बनता है, यूरिक एसिड किस एनिमल में बनता है। तो इन तीनों के आधार पर 3 प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं, है ना। अगर जो यूरिया को बाहर निकालता है उसे कहा जाता है यूरियोटेलिक एनिमल, जो एनिमल अमोनिया को बाहर निकालता है अमोनोटेनिक एनिमल, और जो एनिमल यूरिक एसिड को बाहर निकालता है उसे कहा जाता है यूरिको एसिड, है ना, यूरिकोटेलिक एनिमल। तो टाइप्स ऑफ एनिमल पढ़ लेंगे इन तीनों के आधार पर। समझ रहे हो? हाँ, समझ रहे हो बात को? तो अब चलते हैं हम लोग एनिमल्स।
टाइप्स ऑफ एनिमल्स। 3 प्रकार के एनिमल्स होते हैं उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के आधार पर। सबसे पहला जो एनिमल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, पहला है अमोनोटेलिक एनिमल। अमोनोटेलिक एनिमल्स। तो देखो जरा सा इधर, अमोनोटेलिक एनिमल्स कौन से एनिमल हो गए? वैसे एनिमल जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के रूप में क्या निकालता हो? अमोनिया। क्या निकालता हो? अमोनिया। तो क्या लिखेंगे? एनिमल्स, है ना, एक्सक्रीटेड अमोनिया। एनिमल्स एक्सक्रीटेड अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग? NH3, यही होता है ना अमोनिया। एनिमल्स एक्सक्रीटेड अमोनिया, है ना, एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, है ना। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब क्या होता है भाई? उत्सर्जी, जिसको हिंदी आता है देख लेना, उत्सर्जी उत्पाद हम लोग भी जानते हैं हिंदी में, है ना, उत्सर्जी देख लेना। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वैसे एनिमल जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रूप में क्या निकालते हैं? अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, उन्हें कहा जाता है अमोनोटेलिक एनिमल। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका बोनी फिश। मछली 2 प्रकार की होती है। एक ऐसे मछली होती है जिनमें कांटा जो होता है हड्डी का होता है, जैसे हम लोग जो मछली खाते हैं कांटा हड्डी का होता है, उसको कहा जाता है बोनी फिश। और जो समुद्र में मछलियां होती है उसमें कार्टिलेज का हड्डी पाया जाता है। हड्डी नहीं होता है, कार्टिलेज होता है। जैसे ये आपको बताया था ना, ये कार्टिलेज है, ईयर पिन्ना जो है यह कार्टिलेज है, तो वो कार्टिलेज ही है। तो उसके हड्डी को आप चबा भी सकते हो। इसको चबाते हैं कि नहीं? अरे भाई जब हम लोग खाते हैं, नाम नहीं लेंगे, ऑनलाइन क्लास है, हम लोग जो खाते हैं उसमें निकलता है ना, तो वही है एक्स वो तो बोनी फिश, है ना, रोहू कतला सब क्या है? कांटा हड्डी का होता है, बोनी फिश। उसके बाद एक्वेटिक एम्फीबिया, है ना। एक्वेटिक मतलब क्या होता है? जलीय, जो पानी में रहते हैं। और एम्फीबिया मतलब उभयचर। उभयचर जानते हो? वैसे एनिमल जो पानी में भी रहते हैं और मिट्टी में भी रहते हैं, कभी पानी में कभी मिट्टी में, तो उन्हें कहा जाता है एम्फीबिया। तो जितने भी पानी वाले उभयचर प्राणी होते हैं, एम्फीबिया होते हैं, सभी अमोनोटेलिक में आते हैं। ये एनिमल किंगडम हमने नहीं पढ़ा है अभी, तो पढ़ेंगे तो ये सब अपने आ जाएगा, है ना, एम्फीबिया वगैरह। बोनीफिश, एक्वेटिक एम्फीबिया और एक्वेटिक इंसेक्ट्स। एक्वेटिक इंसेक्ट्स, है ना। टेडपोल आप लोग जानते हो? टेडपोल जानते हो जी? किसको बोलते हैं? ये भी कई बार पूछा गया था पहले, इधर से नहीं आ रहा। टेडपोल क्या होता है? हाँ, मेढक का जो होता है ब्लैक कलर का होता है, छोटा छोटा होता है, उसको बोलते हैं टेडपोल। तो ये सब अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, है ना, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं भाई। सभी देखो पानी में रहते हैं, याद रखने का ट्रिक है। अमोनोटेलिक जितने भी एनिमल है सब पानी में है। एक्वेटिक लिखे हैं ना सब में, याद रखना पानी में, क्योंकि पानी में इनको बहाना आसान होता है। समझ रहे हो? मतलब इनको अमोनिया को बाहर निकालने के लिए पानी की जरूरत होती है। अब हम लोग पानी में तो नहीं रहते, तो अमोनिया, अगर भगवान हमें अमोनिया देता तो पता चलता कि अमोनिया बाहर निकालने के लिए नहाने जाना पड़ता, तालाब में जाकर के गोता लगाते, अमोनिया बाहर निकलता, बाहर आ जाते। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये सब एनिमल चूंकि यह पानी में ही रहते हैं तो आराम से अमोनिया बाहर निकल जाता। तो यह एग्जाम्पल याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अमोनोटेलिक के बाद आ गया हमारा दूसरा यूरिकोटेलिक।
यूरियोटेलिक, है ना, यूरियोटेलिक एनिमल्स। अब नाम से ही पता चल रहा है वैसे एनिमल जो कि यूरिया को शरीर से बाहर निकालते हैं उन्हें कहा जाता है यूरियोटेलिक एनिमल्स। तो इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, सेम होगा, एनिमल्स एक्सक्रीटेड, है ना, एनिमल एक्सक्रीटेड यूरिया, है ना, एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब इनका एग्जाम्पल याद रखना है आपको, जैसे मेमल्स। मेमल्स सभी लोग जानते हैं, स्तनधारी जीव जो अपने माँ के स्तन का दूध पी के बड़े होते हैं, या इसे समझ में नहीं आ रहा है तो जिनमें कान होते हैं तो वो सभी मेमल्स होते हैं। उससे भी नहीं समझ में आ रहा है, जिनके शरीर में बाल होते हैं, जो भी एनिमल है उनके शरीर में अगर बाल हो या कान हो तो वो सभी मेमल्स में आते हैं। तो आप लोग देख लो आसपास में, तो मेमल्स हो गए। मेमल्स के बाद अब देखो एम्फीबिया। कुछ एम्फीबिया होते हैं पानी में रहते हैं, है ना, कुछ एम्फीबिया लैंड में रहते हैं, मतलब जमीन में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो हो जाएगा टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब होता है जमीन में रहने वाले, नया टर्म है शायद आप लोग के लिए, टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया। उसके अलावा मेराइन फिश। कौन है भाई? मेराइन मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग मेरीन भी बोलते हैं, है ना। मेरीन मतलब क्या होता है भाई? समुद्री हो गया ना, यही है ना हम लोग का समुद्र। दीघा तरफ ये जो है समुद्र है ना, वो बीच जाते हैं, मेरीन ड्राइव बोलते हैं। मेरीन ड्राइव बोलते हैं मतलब समुद्री, समुद्र है वहां पे, मान लेते हैं समुद्र नहीं है, गंगा नदी है, लेकिन नाम क्या रख दिए हैं? मेरीन ड्राइव। मेरीन ड्राइव सही होगा, जैसे आप जाओगे मुंबई में, वहां जाओगे, गोवा में जाओगे, वहां पर मेरीन ड्राइव है, यहाँ नहीं है, बस नाम रख दिया, चूंकि गंगा नदी है तो मेरीन बोल दिया, समुद्र थोड़े ना है वो, तो नाम ऐसे हम लोग रख दिए। तो ये हो गया यूरियोटेलिक, एग्जाम्पल याद रखना है। उसके बाद सी नंबर जो है वह है यूरिकोटेलिक। अब नाम से ही पता चल रहा है कि वैसे एनिमल्स हो सकते हैं जो कि, है ना, एनिमल एक्सक्रीटेड यूरिक एसिड, है ना, एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, है ना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई? इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्नेल्स, घोंघा। घोंघा क्या करता है? यूरिक एसिड बाहर निकालता है, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन उनको छोड़िए। उसके बाद रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जानते हो भाई, है ना, सरीसृप प्राणी जो रेंग कर चलते हैं उन्हें ही सरीसृप प्राणी कहते हैं। ये भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, सांप वगैरह सब इसमें आ जाएंगे, रेप्टाइल्स में। उसके बाद एवीज। एवीज मतलब बर्ड्स, चिड़िया। तो ये सब यूरिक एसिड निकालता है, ठीक है। सबसे ज्यादा वाटर किसमें लगता है? अमोनिया, उसके बाद यूरिया निकालने में, और उसके बाद यूरिकोटेल। देखो हम लोग पानी पीते हैं, हम लोग बहुत पानी पीते हैं, और उस पानी से यूरिया बाहर निकलता है, समझ रहे हो। लेकिन ये जो एनिमल है ये कम पानी पीते हैं, ध्यान देना। पंछी बहुत कम पानी मिलता है इनको, तो बहुत कम पानी में भी यूरिक एसिड निकल जाता है ना। रेप्टाइल्स, सांप पानी पीते देखे हो? पीता है लेकिन बहुत कम।
तो इन लोगों को पानी भी, हम लोग पानी ज्यादा क्यों पीते हैं पता है? हम लोग पानी इसलिए ज्यादा पीते हैं ताकि यूरिया शरीर से बाहर निकले। कम पियोगे यूरिया कम निकलेगा, पता चलेगा। पानी कम पियोगे पता चलेगा किडनी स्टोन हो जाएगा। इसलिए पानी हमेशा ज्यादा पीना चाहिए, ठीक है। और ये तो पानी भयंकर पीते हैं, पानी में ही रहते हैं। याद रखोगे इसको। एक क्वेश्चन यहाँ नीट में फिक्स रहता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है इस चैप्टर से, यहां से, है ना, ध्यान रखना है इसको। 4 पॉइंट है इस चैप्टर में, चारों पॉइंट्स में से कहीं से भी आता है क्वेश्चन। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ एनिमल्स। अब हम लोग कुछ और चीजें जानते हैं, है ना, जो आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ऑस्मोलैरिटी, ये देखो टर्म है ऑस्मोलैरिटी। कहीं पर भी आपको ऑस्मो नाम अगर आ जाए, उसका मतलब समझना वहां सॉल्ट और वाटर का मतलब है, पानी और नमक से मतलब है ना। तो ऑस्मोलैरिटी अगर इसका शुद्ध परिभाषा देखा जाए केमिस्ट्री के हिसाब से, तो किसी भी सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट होता है उसको कहा जाता है ऑस्मोलैरिटी, केमिस्ट्री के हिसाब से। हमारे हिसाब से क्या होगा, बायोलॉजी के हिसाब से ऑस्मोलैरिटी मतलब होता है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। जैसे हमारे शरीर का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कितना है भाई? लगभग 300 है। कितना है? 300 है ना। तो इतना ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हमारे शरीर में। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मतलब एक ही बात याद रखो, वाटर प्लस सॉल्ट कितना है हमारे शरीर में, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। अभी और समझ में आएगा। ऑस्मोलैरिटी क्या होता है? द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इन बॉडी, है ना। थोड़ा परिभाषा गड़बड़ सा लिखाया है तो इसको आसान कर दिया जाए। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मतलब आप बस यही याद रखो। अच्छा, कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है भाई? सांद्रता। क्या होता है? ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है? सांद्रता। इसको समझो, ये केमिस्ट्री में भी काम देता है। सांद्रता मतलब होता है कि कितना गाढ़ापन है। सांद्रता मतलब क्या हुआ? कितना गाढ़ा है। गाढ़ा को ही कंसंट्रेशन कहा जाता है, या हिंदी में इसको सांद्रता कहते हैं। लिख देते हैं यहां पर गाढ़ापन। अब ऐसे याद करो, है ना। मान लो एक गिलास पानी है, उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दिए, है, और एक गिलास पानी है उसमें 10 चम्मच चीनी डाल दिए। तो बताओ कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा? 10 चम्मच वाले का, वही होगा ना, समझ गए ना। तो 10 चम्मच वाले का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। जिसका कंसंट्रेशन कम होता है उसको बोला जाता है डाइल्यूशन, डाइल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब होता है पतला, कंसंट्रेशन मतलब होता है गाढ़ापन। तो गाढ़ापन कैसे आएगा? किसमें क्या होना चाहिए? वाटर में क्या होना चाहिए? सॉल्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वाटर में सॉल्ट होना चाहिए। आपको कई बार हमने बताया, जैसे मान लो आपको उल्टी होता है, दस्त होता है, लूज मोशन और उल्टी हो रहा है, तो उसमें क्या होता है? वाटर बाहर निकलता है और सॉल्ट बाहर निकल जाता है, जिसके कारण क्या होता है? कमजोरी आती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं? ओआरएस पीते हैं। तो ओआरएस में क्या करते हैं? उसको पानी में डालते हैं, पानी और जो पैकेट रहता है उसमें क्या रहता है? सॉल्ट। सॉल्ट को पानी में मिलाया, जो बाहर गया था उसको ले आए। नहीं हो रहा है तो क्या होते हैं? हम लोग पानी चढ़वा देते हैं, डॉक्टर से वाटर चढ़ा देते हैं ना। तो वही बात है कि आपके शरीर में भाई वाटर और सॉल्ट का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा भी गड़बड़ाता है, गड़बड़ाना नहीं चाहिए। समझ रहे बात को? तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखोगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑस्मोलैरिटी समझ गए? हमारे शरीर, देखो भाई, ऐसे बच्चा वाला टर्म समझो। ऑस्मोलैरिटी मतलब शरीर में पानी और सॉल्ट का मात्रा, बस इतना ही समझ लो। उसके बाद और भी आते हैं बहुत सारा, जैसे ऑस्मो रेगुलेशन।
ऑस्मो मतलब तो आप लोग समझ ही गए, ऑस्मो मतलब पानी और सॉल्ट। रेगुलेशन मतलब किसी चीज को रेगुलेट करना, मेंटेन करना। क्या होना? मेंटेन करना, उसको कहा जाता है ऑस्मो रेगुलेशन। तो इसका परिभाषा क्या हो गया? मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी को अगर हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? अरे भाई, आपके शरीर में कितना है? हमारा शरीर का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? 300 मिली ऑस्मो पर लीटर। अगर इससे कम हो रहा है गड़बड़, इससे ज्यादा हो रहा है तो भी गड़बड़। तो इसको मेंटेन रखने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑस्मो रेगुलेशन। अरे भाई, आपको उल्टी हुआ, क्या किया आप उसके बदले में? उल्टी हुआ, कम हो गया ना पानी और सॉल्ट, क्या किया? ओआरएस का घोल पी लिया। तो वो जो पिया आपने, क्या किया? मेंटेन किया कि नहीं किया? मान लो कम हो गया, फिर आपने उसको पिया, आपके शरीर का ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो गया। तो मेंटेन कर लीजिए, उसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। क्या बोलते हैं? ठीक है। देखो, एक टर्म है जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। क्या नाम है? यह एक प्रक्रिया है हमारे शरीर का, जिसके कारण हम लोग अपने अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको बैलेंस करके रखते हैं। जैसे मान लो हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना है? बॉडी टेम्परेचर कितना है? सबका वही है, पूरे आदमी जितना भी दुनिया में, सबका वही है। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कितना है हमारा? 300 मिली ऑस्मो। ठीक है। ये हुआ हमारा अंदर का इन्वायरमेंट, चाहे ऑस्मोलिटी के हिसाब से हो, चाहे टेम्परेचर के हिसाब से। इसी चीज को मेंटेन रखना, उसको क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। हम लोग यहां पर हैं, हमारे बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री। अभी चल जाए हम लोग साइबेरिया का मैदान, जहां पर -30-40 डिग्री रहता है, वहां पर भी जाओगे, आपके शरीर का तापमान कितना रहेगा? 37 डिग्री। या फिर रेगिस्तान में चला जाओ, सहारा मरुस्थल में, वहां भी तापमान। तो ये कौन मेंटेन कर रहा है? शरीर। कौन कर रहा है? और इसी को मेंटेनेंस को क्या बोलते हैं? यहां पर अभी खड़े हैं हम लोग, बैठे हुए हैं, हमारे बॉडी का ऑस्मोलैरिटी 300 है। तालाब में कूद गए नहाने के लिए, वहां कम होगा क्या? नहीं होगा, 300 ही रहेगा। समुद्र में चले गए, समुद्र में डुबकी लगाने चले गए, वहां पर भी कितना होगा? 300 ही रहेगा। तो इसी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की क्रिया क्या कहलाती है? होम्योस्टेसिस। क्या कहलाती है? तो देखो, बड़ा सुंदर है ये, इसको नहीं भूलना। हालांकि इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें जरूरी है। ये 12 में आपको लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर जरूरी है जानना। होम्योस्टेसिस, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट क्या हो सकता है हमारा? टेम्परेचर, ऑस्मोलैरिटी, है ना? द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। इसको याद रखना आप लोग। मेंटेन करने की जो
क्रिया होती है उसे ही कहा जाता है होम्योस्टेसिस, है द प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस, है ना। इसी विधि को कहा जाता है होम्योस्टेसिस। समझ गए, इसको समझ गए जी। अब देखिए अगर एनिमल देखा जाए तो ऑस्मो रेगुलेशन के हिसाब से दो प्रकार के एनिमल होते हैं। वैसे एनिमल जो अपने ऑस्मोलिटी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और वैसे एनिमल जो अपने ऑस्मोलिटी को मेंटेन कर पाते हैं। तो इस तरह से एनिमल्स दो प्रकार के होते हैं। वैसे एनिमल जो अपने अंदर के इन्वायरमेंट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं उन्हें कहा जाता है कन्फर्मर्स, और जो शरीर के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर लेते हैं उन्हें कहा जाता है रेगुलेटर्स, है ना। टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। तो पहले सुनिए आप, एक होते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स, और दूसरे होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फर्मर्स, है ना, ऑस्मो आ गया ना इसमें, तो ऑस्मो आ गया मतलब वाटर और सॉल्ट, ऑस्मोलिटी से मतलब है ना। मतलब वैसे एनिमल जो कि अपने ऑस्मो रेगुलेटर को मेंटेन नहीं रख पाते या ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन नहीं रख पाते हैं उन्हें कहा जाता है ऑस्मो कन्फर्मर्स। ऑस्मो रेगुलेटर्स वैसे एनिमल्स होते हैं जो अपने ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखते हैं, जो उसमें ऑस्मोलैरिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। अभी एग्जांपल देंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या हो गए, those animal which cannot maintain osmolarity are osmoconformers। है ना। osmoregulated, those animals which maintain osmolarity are osmoconformers, सॉरी osmoregulator, है ना। अब देखो एक एग्जाम्पल देते हैं आपको समझ में आएगा। एक है इधर फ्रेश वाटर फिश, और इधर है फ्रेश वाटर फिश। मतलब क्या होता है, वैसे मछली जो कि या तो तालाब में हो या झील में हो या फिर अन्य जगह पे हो, है ना, नदी में हो, तो ये सारे मछलियां क्या कहलाती है, फ्रेश वाटर फिश। मेराइन फिश मतलब क्या होता है, वैसे मछलियां जो कि समुद्र में पाई जाती है, ठीक है। तो यहां पर फ्रेश वाटर फिश में देखो फ्रेश वाटर फिश
देखो मछली जो होती है वह अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं कर पाती है, ठीक है। मान लो फ्रेश वाटर फिश है, इसके शरीर का जो ऑस्मोलिटी है वो कितना है 300। कितना होता है 300। ये भी समुद्री जो मछली है इनका जो होगा वह भी कितना होगा 300 होगा, ठीक है। तो जो फ्रेश, जैसे ये पानी है, जो फ्रेश वाटर पानी होती है उसमें उसका जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है वो 50 होता है। कितना होता है 50 होता है। और जो मेराइन फिश होती है, मेराइन फिश का जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है यहाँ के पानी का वो लगभग 1000 होता है। कितना होता है 1000 होता है। मतलब जो फ्रेश वाटर जो होते हैं उसका ऑस्मोलिटी कितना होता है 50। कितना होता है भाई 50। और समुद्र का जो पानी का ऑस्मोलिटी कितना होता है, और मछली का कितना है 300। अब देखो बाहर 50 है और अंदर क्या है 300 है, तो कंसंट्रेशन हमेशा बैलेंस करना होता है। तो ये जो मछलियां होती हैं, गिल्स आप लोग जानते हो मछली में क्या पाया जाता है भाई, गिल्स होता है ना यहाँ पे, जिसको निकाल के फेंक दिया जाता है, खाते नहीं हम लोग, खाने के बाद वो अजीब सा लगता है कंकर पत्थर चबा रहे हैं। तो इन मछलियों में पता है क्या होता है, इन मछलियों में वाटर बताओ किधर से किधर जाना चाहेगा, वाटर किधर से किधर जाएगा, वाटर हमेशा जिधर ज्यादा पानी है उधर से कम। देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन गाढ़ापन ज्यादा है, यहाँ पर गाढ़ापन कम है, मतलब पानी यहाँ पर ज्यादा होगा ना। तो क्या होता है पानी इनके गिल्स के द्वारा इधर चली जाती है, जिसके कारण यह 300 मेंटेन कर पाती है। और समुद्र की जो मछलियां होती हैं ये पानी को ही पी डालती है, ड्रिंक वाटर, ये वाटर को पी जाती है। पानी वाटर को पीने के कारण क्या होता है इनका ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रहता है। देखो जैसे बाहर का कंसंट्रेशन 50 है, ठीक है, और अंदर का ज्यादा है, तो बाहर का जो सॉल्यूशन हुआ वो हो गया हाइपोटोनिक, मतलब यहां पर पानी ज्यादा है और यहां पर पानी कम है। तो क्या होगा पानी ऑटोमेटिक क्या होगा इसके बॉडी के अंदर में आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण इसके अंदर का जो सॉल्ट है वो मेंटेन रहेगा। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 1000 है और यहाँ पर कितना है 300, तो वाटर इसके शरीर में ज्यादा हो गया ना। तो क्या होगा वाटर ऑटोमेटिक इसके गिल से बॉडी से बाहर जाने लगेगा, है ना। आप लोग अभी प्लांट किंगडम नहीं पढ़े हो, है ना, जिसमें ऑस्मोलिटी बताएंगे। देखो एक चीज देखो अगर इधर भी वाटर है और इधर भी वाटर है, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर वाटर 100 लीटर है और यहाँ पर वाटर 10 लीटर है, क्लियर, तो बता सकते हो आप पानी का बहाव किधर जाएगा, इधर से इधर आएगा या इधर से इधर, इधर से इधर आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि वाटर ऑस्मोसिस रूल को फॉलो करती है। मतलब ऑस्मोसिस रूल ये बोलती है कि वाटर जहां पर ज्यादा है वहां से कम की ओर आएगा। किधर आएगा, वाटर जहां पर ज्यादा है वहां से कम की ओर आएगा, इसको बोलते हैं ऑस्मोलेटरी रूल। यहां पर बताओ इसका कंसंट्रेशन कितना है 300, इसका 1000, मतलब ये गाढ़ापन है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास वाटर ज्यादा होगा, जो गाढ़ा ज्यादा होगा उसके पास वाटर क्या होगा कम होगा। आप लोग प्लांट नहीं पढ़े हो ना, अच्छा प्लांट स्टार्ट होगा, चलो इसी पे थोड़ा देख लेते हैं। जैसे 2 लीटर वाटर है, ठीक है, ठीक है, अब इसमें आपने 2 चम्मच चीनी मिलाई है ना, और यहां पर 10 चम्मच, आपने क्या बोला इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, क्या होगा ज्यादा होगा,
और इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। क्लियर, ये समझ गए। अब बताओ पानी किस में ज्यादा होगा। इसमें 1 गिलास पानी लिए थे, इसमें भी 1 गिलास पानी लिए हैं, पानी किस में ज्यादा होगा, इसमें कि इसमें? इसमें ज्यादा पानी होगा, वाटर मोर होगा ना इसमें। मतलब जिसका कंसंट्रेशन कम होता है उसका वाटर, और जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है उसका वाटर। जो गाढ़ा है उसमें पानी कम है ना, जो गाढ़ा ज्यादा है उसमें पानी, जानते हो, और जो पतला होता है उसमें पानी, ये समझते हो। इसको अप्लाई करें, इसको अप्लाई देखो। एक्चुअली में हम लोग प्लांट नहीं पढ़े हैं ना, फिजियोलॉजी, इसीलिए आप लोग को दिक्कत आ रहा है ना। नहीं तो हम इसको अभी नहीं बताते, प्लांट में बता। देखो इधर, इसका शरीर का कंसंट्रेशन कितना है, 300 है। इसमें वाटर ज्यादा रहेगा कि कम होगा? अरे भाई इससे कम लीजिए, 1000 यहां पर है और 300 यहां पर है। ये ज्यादा गाढ़ा है, ज्यादा गाढ़ा है तो उसमें पानी क्या होती है, कम होती है। और इसमें क्या होगा, पानी, पानी यहां पर ज्यादा है और यहां पर कम है। पानी इसके अंदर ज्यादा हुआ ना और इसमें कम। तो वाटर किधर से किधर जाता है, वाटर किधर से किधर जाता है, ज्यादा से कम की ओर। किधर जाता है, ज्यादा से कम की ओर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इस मछली के शरीर से ऑटोमेटिक पानी किधर जाएगा, कम की ओर। ज्यादा से क्या कर रहे हैं तुम दोनों भाई, क्या कर रहे हैं तुम दोनों? खड़ा हो जाओ, हाथ हटाओ, खड़ा हो जाओ। क्या कर रहा है तुम दोनों, बात कर रहे हैं तुम दोनों? बात करता है, इधर ध्यान दो। क्या क्या बताए, बताओ जरा सा, खड़े हो जाओ जरा सा। हाँ तुम ही आ जाओ, क्या क्या बताए यहां पर? कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर क्या होगा, कम होगा। कंसंट्रेशन कम है तो वाटर ज्यादा होगा। वाटर कैसे चलता है, ज्यादा से ज्यादा से। ये देखो बहुत बड़ा चीज हम छोटे चीज में बता रहे हैं आपको। अब समझो, यहां पर मछली के बॉडी में वाटर क्या है, ज्यादा है, और ये बाहर में वाटर कम है। तो वाटर किधर से किधर जाएगा, ज्यादा से कम। ठीक है, तो क्या होगा, पानी अगर इसके शरीर से बाहर निकलेगा तो मर जाएगा डिहाइड्रेशन से, मरेगा कि नहीं? फिर इसको क्या करना पड़ रहा है, ये क्या करते हैं, उसके बदले में वाटर पी जाती है। तो समुद्र की जितनी भी मछलियां होती है वाटर को क्या करती है, ड्रिंक करती है। ड्रिंक करती हैं तब जाकर के इसका 300 बैलेंस होता है। करना पड़ रहा है इसको, क्या करना पड़ रहा है, इसको करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ऑस्मो कन्फर्मर्स। इसका मेंटेन ही नहीं रहेगा, तो इसको मेंटेन करने के लिए काम करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो मतलब अब हम लोग, अब मान लो हम समुद्र में जाते हैं, कौन जा रहा है, हम कहां जा रहे हैं, समुद्र में गए, बाहर 1000 हमारे शरीर में 300। तो क्या होना चाहिए, पानी ऑटोमेटिक बाहर जाना चाहिए ना, जैसे मछली का जा रहा था। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। क्योंकि हम लोग क्या है, ऑस्मो रेगुलेटर। हमारा बॉडी ऑटोमेटिक बैलेंस कर लेती है, हमारा स्किन पानी बाहर जाने ही नहीं देगा, क्योंकि हम लोग ऑस्मो रेगुलेटर है। हाँ, क्या चीज, हाँ 1000 तो ज्यादा ही है। तो वाटर किधर से किधर जाएगा,
बाहर से अंदर कैसे जाएगा? ये 100 कंसंट्रेशन है, वाटर नहीं है, उल्टा होता है हमेशा, समझ रहे हो? कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पानी कम होगा यहाँ, और कंसंट्रेशन कम है तो पानी ज्यादा होगा। देखो अब चलो इतना ही गए तो एक दिन हमारा क्या होता है, एक और चीज बताते हैं, इसी पर आप एकदम क्लियर समझ जाओगे। ये जड़ है, जड़ है, आप लोग बचपन से क्या पढ़ के आए हो? वाटर, जड़ें पानी को अवशोषित करती हैं। कैसे करती है? ऑस्मोसिस से। देखो कैसे होता है, मिट्टी में पानी है ना, वाटर है, अब ये रूट का सेल भी होगा, कोशिका होगा, ठीक है? तो यहां पर मिट्टी का जो पानी है ये ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू सेल। यहां पर पानी क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? क्योंकि ये गाढ़ा होती है ज्यादा। सेल का अंदर का मटेरियल क्या होगा? गाढ़ा होगा। कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो पानी कम, और बाहर में पानी ज्यादा, तो कैसे जाएगा? पानी जहां ज्यादा है वहां से कम की ओर जाएगा। इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। वही बोले ना, प्लांट हम लोग नहीं पढ़े, नहीं तो ये सब समझाने का जरूरत नहीं पड़ता, एक झटके में समझ जाते हैं। नहीं पढ़े तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो पानी कैसे बहता है? याद हो गया, ज्यादा पानी से कम पानी, ज्यादा पानी से, एकदम याद रहेगा हमेशा, वही चीज होता है। तो यही चीज करना पड़ता है। अब इसी मछली को अगर यहां डाल दोगे मछली मर जाएगा। अगर मैराइन फिश को समुद्र फ्रेश वाटर में डालोगे ये मर जाएगा, और फ्रेश वाटर को यहां मारोगे तो मर जाएगा। ये क्यों, किस लिए क्यों मर जाते हैं? क्योंकि ये क्या होते हैं? ऑस्मो कन्फर्मर्स। इनको मेंटेन नहीं हो पाता है, मर जाते हैं, लेकिन हम लोग मेंटेन करते हैं। मैमल्स और बर्ड्स ऐसे दो एनिमल्स होते हैं जो अपने एनवायरनमेंट को मेंटेन कर लेंगे। हम लोग कहीं भी जाएंगे हमारा ऑस्मोलिटी सेम रहेगा, 300 ही रहेगा। समझ रहे बात को? चलो ये जितना भी समझ में आया खाली इसको याद करना है आपको। ऑस्मो कन्फर्मर याद रखना है, ऑस्मो रेगुलेटर याद रखना है। समझ रहे हो? चलो आगे चलते हैं, ठीक है? आपका दिमाग इसने बहुत सारा पकाया है ना? हम लोग देखो, हम लोग जो प्लांट वाटर रिलेशनशिप पढ़ेंगे उसमें ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, डिफ्यूजन पढ़ेंगे, है ना, वाटर पोटेंशियल पढ़ेंगे, वो सब पढ़ के आए रहते हैं। तो ये बिल्कुल समझ में आ जाता है, इतना बताना नहीं पड़ता। हो सकता है अभी भी बहुतों को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, अभी इसको नहीं भी समझोगे धीरे धीरे आएगा जाएगा समझ में। फिर ये क्लास 12 में फिर ये रिपीट होगा, तब तक में तो आपका ब्रेन डेवलप हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग कुछ आपके एनसीईआरटी में कुछ एनिमल्स का नाम दिया हुआ है, और वह उसके और एक्सक्रीटरी ऑर्गन लिखे हुए हैं, सर्जी अंग लिखे हुए हैं। तो हम लोग उसको डायरेक्ट देख लेते हैं। इधर लिखते हैं एनिमल्स, चलो इधर उल्टा लिखेंगे हम, इधर लिखेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन और इधर एनिमल्स लिखेंगे। मतलब एक्सक्रीटरी एनिमल मतलब क्या हो गया भाई? उत्सर्जी अंग, है ना? इधर एनिमल हो गया। तो सबसे पहले आपका फेवरेट एनिमल लिख देते हैं वर्टिब्राटा। ये भी हमने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं है। वर्टिब्राटा जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है वो सभी क्या होते हैं? वर्टिब्राटा। जिसमें मछली आती है, एम्फीबिया आता है, रेप्टाइल्स आता है, पंछी आते हैं और मैमल्स आते हैं, ठीक है? वर्टिब्राटा जो भी होते हैं उनमें क्या होते हैं? किडनी, एक्सक्रीटरी, उल्टा लिख दिए, ये उल्टा लिख दिए। सबसे पहला है किडनी। किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसमें पाया जाता है? वर्टिब्राटा में, ठीक है?
सेकेंड, कुछ एनिमल जैसे एक है प्रोटोनेफ्रीडिया, जिसको हम लोग फ्लैम सेल भी कहते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यह बहुत से एनिमल्स में पाया जाता है, जैसे प्लेटीहेलमिन्थिस, है ना, जिसमें आते हैं फ्लैटवर्म, प्लेटीहेलमिन्थिस के बाद सम एनेलिडा, है ना, एनेलिडा। उसके अलावा प्रोटोनेफ्रीडिया में आपको कुछ एस्केलमेंथिस भी आते हैं। सब अभी रट लेना आप लोग, इस एनिमल्स का नाम और इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हमने एनिमल किंगडम नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको ये पता नहीं चल रहा है कौन से एनिमल है, बट यहाँ पर आपको याद रखना है इस एनिमल्स में ये होते हैं, इस एनिमल्स में ये होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हो। प्रोटोनेफ्रीडिया के बाद और जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, एक होते हैं नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया जो होता है वह एनेलिडा में पाया जाता है। एनेलिडा मीन्स अर्थवॉर्म। आपको डायरेक्ट नीट में एकदम क्वेश्चन रहेगा, नेफ्रीडिया इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ऑप्शंस होगा, ये भी होगा। आपको क्या करना है, अर्थवॉर्म को मार देना, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ऐसे भी नहीं घबराना है कि इसमें कुछ और पूछ दिया तो कैसे जवाब दें। ये डायरेक्ट जो लिखे हैं वही क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन भले 4 को रहेगा, एक ऑप्शन ये वाला रहेगा, समझ रहे बात को। नेफ्रीडिया, उसके अलावा कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे माल्फिजियन कार्पुसल्स, माल्फिजियन ट्यूबुल्स, है ना। तो ये पाए जाते हैं आपके कॉकरोच में। कहां पाए जाते हैं, कॉकरोच, जो इंसेक्टा ग्रुप का होता है ना। उसके अलावा और भी होते हैं जैसे ग्रीन ग्लैंड, ये सब भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ग्रीन ग्लैंड जो होता है यह प्राउन में पाया जाता है। प्राउन मतलब झींगा, झींगा जानते हो, प्राउन मतलब झींगा, और यह क्रिस्टेशियस एनिमल्स का उदाहरण होता है। तो आपको ये रट लेना है, डायरेक्ट ये आता है। अगर आएगा तो यही ऑप्शन रहेगा, माल्फिजियन ट्यूबुल्स किस्म, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थवॉर्म वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी आएगा। अब कोई भरोसा नहीं है, कहीं से भी पूछ देता है। पहले नीट जो था ना, उसमें कुछ सेलेक्टेड टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आता था, अब ऐसा नहीं है, कहीं से भी उठा के दे देता है, एनसीईआरटी से, कहीं से भी। इसीलिए एक एक लाइन अब एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट। पहले हम लोग उतना नहीं पढ़ते थे, एक एक लाइन पढ़ते थे, बट मतलब कुछ सेलेक्टेड चीज होता था, जैसे आपका जेनेटिक्स हो गया, इकोलॉजी हो गया। जेनेटिक्स और इकोलॉजी से लगभग 30 क्वेश्चन वहीं से मिल जाता था, उसको पूरा रगड़ देते थे। तो कुछ सेलेक्टेड जगह से पढ़ लेते थे, आराम से 80-85 क्वेश्चन आ जाता था। अब ऐसा नहीं है, हर एक लाइन से, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या ना हो, वहां से मतलब पूछना स्टार्ट कर दिया, लेकिन आता है इजी एकदम, है ना। इसको याद कर लोगे, यह भी इंपॉर्टेंट। ये जो आपका माथा खाया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, एनसीईआरटी में नहीं है, समझ रहे। चैप्टर दूसरे चैप्टर में है, अलग ढंग से दिया गया है, प्लांट के लिए दिया गया है, इसलिए इसमें टेंशन नहीं लेना। इतना आ गया समझ में। अब हम लोग चलते हैं काम के चीजों में। ये तो कुछ एक्स्ट्रा था। मेन जो हमारा इस चैप्टर का अब इंटरेस्टिंग आएगा वो क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, समझ रहे बात। तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो एक्स्ट्रा था। ह्यूमन
एक्सक्रीटरी सिस्टम। सिस्टम मतलब हमने बताया हुआ है, सिस्टम मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो कि एक ही वर्क करे, उन्हें कहा जाता है सिस्टम। तो यहां पर वर्किंग क्या है भाई? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालना। तो इसमें देखो कौन कौन से ऑर्गन शामिल हैं। इट इंक्लूड्स, क्या क्या शामिल है? किडनी, हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? किडनी होता है, ये दो होता है, समझ रहे हो। दूसरी बात, यूरेटर होता है। यूरेटर ही किडनी से छना हुआ यूरिन को क्या करता है? यूरेटर लेके जाता है, यह भी दो होता है। और एक होता है यूरिनरी ब्लैडर। तो ह्यूमन में ये क्या होता है? सिंगल होता है, एक ही ब्लैडर होता है, ठीक है। तो आदमी में यह तीन जो ऑर्गन होते हैं वह एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। ये देखो किडनी है, दो किडनी दिखाई दे रही है आपको, है ना। ये राइट किडनी और ये लेफ्ट किडनी। कहां पर होता है? लोअर एब्डोमेन में, पीठ है ना यहाँ पे, यहाँ जस्ट इसके अंदर होता है ना। लोअर एब्डोमेन में होता है, पेट के साइड नहीं होता है। किधर होता है? डॉर्सल साइड। इसको क्या बोलते हैं? डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल। तो डॉर्सल साइड में ये जो रीढ़ की हड्डी है उसके लेटरल होता है, बगल में, समझ रहे हो। तो अगर इस तरह से देखा जाए हमारा बॉडी पीछे से, अगर इस तरह से देखा जाए हमारे बॉडी को, ठीक है, रीढ़ की हड्डी होती है, सबको मालूम है, अरे होती है। सर्वाइकल 7 को होता है, अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है। C7 होते हैं और थोरेसिक होता है 12। जहां पर थोरेसिक होता है, रिब्स जो होती हैं इस तरह से निकली होती हैं, और यहीं पे हमारा किडनी होता है पीछे के साइड से, इस तरह से, है ना।
और किडनी का जो पोजीशन देखा जाए तो हमारा थोरेसिक T12 वर्टिब्रा में होता है, मतलब सर्वाइकल 7 गो हड्डी होता है रीढ़ का, थोरेसिक जो होता है 12 गो होता है, T1 से स्टार्ट होता है, T1, T2, T3, T4, T5, और 12वां जो हड्डी होता है थोरेसिक का, वहीं से किडनी स्टार्ट होती है, और जो लंबर होता है, लंबर वर्टिब्रा, और लास्ट में सैक्रल होता है। टोटल जो रीढ़ की हड्डी है वो कितना होता है भाई? 27। कितना होता है? 7 गो सर्वाइकल होता है, T12 होता है, 12 गो थोरेसिक होता है, L5 होता है लंबर, 5 गो होता है ना, और 2 गो होता है सैक्रल और कॉक्सिक्स, है ना। टोटल 27 होते हैं, जिसमें रीढ़ के जो T12 होता है, 12वां जो थोरेसिक रीढ़ की हड्डी होती है, और लंबर का 3 वाला, है ना, थर्ड जो लंबर होता है वहां तक हमारा रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है, इस तरह से, है ना। तो इसका अगर पोजीशन देखा जाए तो T12 से स्टार्ट होता है, मतलब थोरेसिक वर्टिब्रा का 12वां जो हड्डी होता है वहां से स्टार्ट होता है, और कहां तक होता है यह? थोरेसिक T12, L1, L2, L3, मतलब तीसरा लंबर हड्डी तक ये होता है। यहां पर ये जो हड्डी दिखती है इसको बोलते हैं लंबर, उसके तीसरे हड्डी तक होती है। तो पोजीशन समझ में आया? कहाँ होता है? डॉर्सल सरफेस में होता है, लोअर एब्डोमेन में होता है, और T12 और L3 हड्डी के बीच में इस तरह से प्रेजेंट होता है। समझ रहे बात को? ये आया कि नहीं? कितनों को समझ में नहीं आया? आया समझ में? झूठ का समझ में आया ये चीज? देखो रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? 27। सर्वाइकल का कितना हड्डी होता है? थोरेसिक का, लंबर का, सैक्रम का 1, कॉक्सिक्स का हो गया ना 27 गो, कि कम हो रहा है जी? 9, 26 होता है भाई, 27 नहीं होता है, 26, 27 ये गिना होता है। कितना होता है? 26, 26 होती हैं। आपका ये वाला किडनी कहाँ होती है? थोरेसिक के 12वें हड्डी, है ना, से लेकर के लंबर के तीसरे हड्डी में। क्लियर? पोजीशन समझ में आ गया? अब देखो ये है आपका किडनी। किसका? हाँ देखो ये है ना, ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है। लेफ्ट थोड़ा सा ऊंचा है ना? हाँ नहीं होता है, सेम ही होता है। ये आपको इसलिए दिख रहा है कि जो लेफ्ट किडनी होता है ना थोड़ा सा ऊपर होता है, और राइट किडनी थोड़ा सा नीचे। ये ये लेफ्ट किडनी है, और ये राइट किडनी। ठीक है? समझो जरा। देखो किडनी एक ऑर्गन है, इसका खुद का आर्टरी होगा और खुद का वेन होगा। तो यहां पर ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये है किडनी का वेन, और ये जो अंदर गया हुआ है इसके अंदर, ये है किडनी का आर्टरी। तो किडनी का जो वेन होता है जो इसके अंदर जाता है उसे कहा जाता है रेनल वेन। क्या बोलते हैं इसको? रेनल वेन। और जो आर्टरी इसके अंदर जाती है उसे क्या बोलते हैं? रेनल आर्टरी। क्लियर? अब देखो वेन जो होता है वह सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से निकलता है। यह है इंफीरियर वेना कावा। याद है ना, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। हमारे हार्ट से नीचे की ओर जो वेन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंफीरियर वेना कावा। तो किडनी नीचे है तो इसीलिए इंफीरियर वेना कावा। ठीक है? अच्छा,
ये वाला जो मोटा आर्टरी है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोटे आर्टरी को एओर्टा क्या बोलते हैं? और मोटे वेन को क्या बोलते हैं? वेना कावा। क्या बोलते हैं? वेना कावा। तो ये हो गया आपका एओर्टा, जो कि ब्लड को किडनी की ओर लाएगी, और रेनल वेन क्या करेगा? ब्लड को दूर लेके जाएगा। वेन का काम होता है ब्लड को बाहर ले जाना, आर्टरी का काम होता है अंदर लेके आना। ठीक है। अब इसके बाद लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊंची होती है, हाइट में थोड़ी ऊपर होती है। ठीक है। उसके अलावा अगर आप किडनी को गौर से देखोगे तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि यहां पर ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इस पार्ट को कहा जाता है कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको? और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है कॉर्टेक्स के अंदर, ये वाला पार्ट, इसको कहा जाता है मेडुला। क्या बोलते हैं इसको? मेडुला कहा जाता है इसे। और इसमें देख रहे हो पिरामिड के जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये जो दिख रहा है आपको, ये पिरामिड के जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। ये हो गया, इसको कहा जाता है मेडुला। अब देखो किडनी का आउटर पार्ट जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है। कैसा होता है? कॉन्वेक्स, मतलब उठा हुआ होता है। और अंदर का पार्ट देखो धंस गया है ना इधर, ये होता है कॉनकेव पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है धंसा हुआ पार्ट, इसको कहा जाता है हाइलम। और ये खुद कैसा होता है? कॉनकेव। क्या होता है? धंसा हुआ। अब क्यों धंसा हुआ है भाई? क्योंकि यहीं से आपको रेनल आर्टरी भी आएगी और रेनल वेन भी आएगी। उसके अलावा दोनों किडनी से यूरेटर भी आएगी। और यहां पर क्या जमा हो जाएगा? यहां क्या जमा होगा? यूरिन। क्या जमा हो जाएगा? किडनी क्या करेगी? ब्लड से यूरिन को छानेगी और यूरेटर के द्वारा, ये हो गया आपका यूरेटर, और यूरेटर के द्वारा धीरे 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 यूरिन यहां आ जाएगा। किडनी का क्या काम? ब्लड को छान करके यूरिन बनाना। क्या बनाना? और उस यूरिन में क्या होगा? यूरिया। क्या होगा? मेन काम है यूरिया को बाहर निकालना। तो यूरिन किडनी में छनाएगा, कहां आएगा? यूरेटर में। यूरेटर से कहां आएगा? हाँ, इसका नाम क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। और यहां पर जमा हो जाता। शॉर्ट्स बनाते हैं तुम लोग देखते हो जी? नहीं देखता है सब? ज्ञान होगा भाई, भेजते ना तुम लोग के ग्रुप में, एक दो दिन से भेज रहे हैं, देखा करो। तो उसमें भी तो बताएं, किडनी स्टोन बताएं, यहाँ पर स्टोन हो जाता है, वो यूरेटर में फंस जाता है, सब बताते हैं, वो सब देखा करो, इसीलिए भेजते ना, ज्ञान होगा। तो देखो यहीं पे आ जाता है। किडनी स्टोन के बारे में क्या पता है? यहाँ पर स्टोन बन जाता है। स्टोन कब बनता है भाई? जब पानी कम पीते हैं
और मसाला ज़्यादा खाते हैं, तो वो जो जितना भी है वो क्रिस्टल के फॉर्म में बन जाता है, और वह यहाँ पर छोटा बड़ा सब होता है। छोटा है तो वो क्या होगा, यूरेटर के द्वारा यहाँ आएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर बड़ा पथरी हो गया, स्टोन हो गया, वो क्या होगा, यूरेटर में फंस जाएगा। अब यूरेटर में फंसेगा तो क्या होगा, जैसे ही किडनी यूरिन को छानेगे, मान लो यहाँ पर फंसा हुआ है वो, तो यूरिन को निकलने में दिक्कत होगा, यहाँ आने में। अगर वैसा तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर होता हमारा यूरेटर, तो क्या होगा, जब ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे लगेगा कि लहर चल रहा है, ऐसे ऐसे करके, समझ रहे हो, क्योंकि पानी निकलने में दिक्कत होगा, नीचे जाएगा यूरिन, तो उसको दिक्कत होगा नीचे जाने में, इसलिए वेव जैसा होगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे करेगा, अपने आप लगेगा नास ऐसे फड़फड़ा रहा है, वैसा फड़फड़ाए तो समझ आना कुछ प्रॉब्लम है। अगर उससे भी नहीं निकल रहा है तो क्या होगा, यहाँ धीरे धीरे फटना स्टार्ट होगा, क्योंकि ऊपर से तो यूरिन आएगा ही, क्या होगा, ब्लड ब्लीडिंग होगा, और यूरिन के साथ आपको ब्लीडिंग आएगा। समझ रहे बात को? तो यही चीज है भाई। ब्लड कहां से आ रहा है किडनी में, एओर्टा से। कहां आ रहा है, एओर्टा से, फिर कहां जाएगा, रेनल आर्टरी। कहां जाएगा, रेनल आर्टरी, फिर ब्लड अंदर गया, छन गया, यूरिन जो छना वो किस में आ जाएगा, यूरेटर में। क्लियर? और जो ब्लड बचा वो किस में फिर चला जाएगा, रेनल वेन में। रेनल वेन से कहां चलाएगा, इंफीरियर वेना कावा से कहां चला जाएगा, हार्ट में। भूल गए जी, वेना कावा कहां जाती है, हार्ट से लंग्स में फिर चल जाएगी। लंग से फिर हार्ट में। भूल गया जी, पूछता है लंग से फिर कहां जाए, फिर सर्कुलेशन पढ़े ना, डबल सर्कुलेशन। देखो एकदम सीधी बात, नो बकवास। ब्लड आ रही है, ब्लड में क्या होगा, यूरिया। ब्लड में क्या होगा, यूरिया। ब्लड में क्या होगा, यूरिया। यूरिया एओर्टा से होते हुए, रेनल आर्टरी से होते हुए किडनी में आएगी। यूरिया यूरिन के रूप में छन जाएगी। यूरिन कहां आएगा, यूरेटर में। यूरेटर से कहां जमा हो जाएगा, और यहां से टाइम जब आएगा, आपको इच्छा होगा, बाहर निकल जाएगा। फिर वो ब्लड फिर जो छना है वो कहां चला जाएगा, फिर इंफीरियर वेना कावा में। क्लियर? समझ रहे हो बात को जी? समझ में आया पूरा? किडनी का पोजीशन कहां होगा, है ना, इसका पोजीशन कहां होगा, लोअर एब्डोमेन, है ना, डोर्सल साइड, पीछे के साइड। एब्डोमेन मतलब पेट को बोलते हैं, है ना। डोर्सल साइड, है ना, लेटरल टू वर्टिब्राटा, है ना। ये कहां से स्ट्रीट होगा, इट्स सिचुएटेड फ्रॉम T12 टू L3 वर्टिब्राटा, है ना। मतलब T12 से L3 वर्टिब्राटा में ये प्रेजेंट होगा। ठीक है। किडनी का साइज क्या होता है, ये भी पूछा जाता है आपके एनसीईआरटी में। तो साइज ज्यादातर स्टूडेंट क्या होता है, इसमें कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि इसका साइज जो है ये 3 चीजों से निकालना पड़ता है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, है ना।
तो इसको देखो ऐसे याद रखना। साइज अगर देखा जाए लेंथ, ब्रेथ लिखो, ब्रेथ, उसके अलावा थिकनेस। ऐसे याद रखो आप लोग, 10, 5, 4। इसको ऐसे भी लिखा जाता है 10 गुने 5 गुने 4। डायमेंशन ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, मैथ में ऐसे ही लिखा जाता है। 10 लंबाई, 5 चौड़ाई और 4 मोटाई। क्योंकि किडनी मोटा भी होता है थोड़ा सा, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से देखें क्या होता है, ये उसने लिखा हुआ है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई है और ब्रेथ कितना है, 5 से 7 है और 2 से 3 सेंटीमीटर। याद किसको रखना है, एनसीईआरटी वाले को ही। ये है मेडिकल बुक का, ये सब ये एवरेज है, एनसीईआरटी ने इसको बना करके लिख दिया है। ये हो गया किडनी, समझ रहे हो। अच्छा, किडनी जो ऑर्गन है इसका कलर कैसा होता है, हाँ लाल कलर का होता है। कैसा दिखता है, भूरे रंग का, लाल रंग का दिखता है ना। तो इसका कलर कैसा होगा, रेडिश ब्राउन। ठीक है। इसका शेप कैसा होगा भाई, अरे भाई इधर साइज ही लिखे ना कि शेप लिख दे, हाँ साइज। शेप क्या होता है किडनी का, कैसा दिख रहा है, बीन के जैसा। बीन देखे हो ना, बीन सेपेट होता है। बीन सेपेट होता है, क्लियर। किडनी का इनर पार्ट कॉनकेव होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम। और इसका आउटर पार्ट होता है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स। इनर पार्ट कैसा होता है, धसा हुआ, ऐसे है ना जी। ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम रखा गया साइंटिस्टों के द्वारा हाइलम। क्या बोलते हैं इसको, हाइलम या हाइलस भी बोलते हैं। तो क्या लिखने वाले हैं, इनवर्ड पार्ट of kidney is concave. Inward part of kidney is concave, that is called हाइलस या हाइलम। ठीक है। आउटवर्ड पार्ट ऑफ किडनी इज कॉन्वेक्स। ये बात सबको समझ में आया, जो फिगर में वही लिखे हैं। ठीक है। उसके बाद हाइलस से क्या क्या एंट्री होती है, क्या क्या एंट्री हो रहा है हाइलस से, रेनल वेन, रेनल आर्टरी, इधर भी दोनों तरफ है, इधर भी रेनल वेन, रेनल आर्टरी, इधर भी रेनल वेन और रेनल आर्टरी, दोनों में जाएगा ना, दोनों किडनी में दोनों जाएगा। उसके बाद यूरेटर भी तो है, नहीं है ना जी। यूरेटर जो इसी से निकला है ना। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, हाइलम इज प्लेस वेर वहां पर क्या होता है, यूरेटर, रेनल आर्टरी, रेनल वेन
एंड नर्वस भी जाएगा ना, नर्व भी जाएगा ना, ब्रेन से जाएगा ना नर्व, एंड नर्व जिसको बोलते हैं रेनल नर्व। इंटर्स। यहां तक हो गया। उसके बाद एक और पॉइंट देखो कि ये जो किडनी होती है ना, हाँ इस पॉइंट को भी लिखना है। लेफ्ट किडनी स्लाइटली अपर होता है ना, देन राइट किडनी ये होता है। उसके बाद आपका किडनी जो है एक कैप्सूल से घिरा रहता है। किडनी हमारा एक कैप्सूल से इस तरह से घिरा होता है। इसको बनाने की जरूरत नहीं है ना, दिख गया, कैप्सूल हटा दिया। उसको कहा जाता है रेनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं उसे? रेनल कैप्सूल। बोथ किडनी covered with रेनल कैप्सूल। रेनल कैप्सूल से दोनों किडनी क्या होती है? कवर्ड होती है। ठीक है। उसके अलावा किडनी को अगर अंदर से हम लोग देखें, है ना, हाँ उसके बाद क्या है, दोनों किडनी से वन पेयर यूरेटर निकलता है। वो जाकर के कहाँ मिल जाता है? किसमें ओपन होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? यूरिन जमा होता है। इस बात को हम लोग यहीं रख लेंगे क्योंकि हमें किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। तो क्या लिखेंगे? वन पेयर यूरेटर comes out from both kidney and open into urinary bladder। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, तो ये ओपन होते हैं और वहां पर जमा होता है। ठीक है। एक और लिखेंगे, एक और पॉइंट लिखेंगे, है ना। लेफ्ट किडनी, लेफ्ट को कैसे लिखते हैं? एलटी से, कई बार हम लोग लिख चुके हैं। लेफ्ट किडनी स्लाइटली मतलब हल्का सा, स्लाइटली एबव देन राइट किडनी। लेफ्ट किडनी स्लाइटली अबव देन राइट किडनी, है ना। ये किडनी का एक्सटर्नल पार्ट हो गया, है ना। अब हमें इंटरनल पार्ट पढ़ना पड़ेगा, है ना। अच्छा, एक सवाल है, एक क्वेश्चन आता है बार बार, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण किडनी में होना चाहिए था क्योंकि यही यूरिन बनाती है, यूरिया उसी में रहता है। लेकिन यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। लीवर से ब्लड के द्वारा एओर्टा से यहां आती है। किडनी का काम यूरिया को छानना है, नोट यूरिया को बनाना है। ये बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में। किडनी यूरिया को छानती है, बनाती नहीं है। तो इस पॉइंट को हम लोग को लिखना पड़ेगा। लीवर produces
यूरिया बाई ऑर्निथीन साइकिल होता है ना। अब आप लोग के सिलेबस में नहीं है, पहले हम लोग पढ़े हुए हैं साइकिल को, हम लोग को सर पढ़ाए थे, उसमें बहुत सिलेबस था भाई। हम लोग जब तैयारी करते थे प्रिपरेशन, उसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस था। प्रदीप, महेश, इतना इतना बुक पढ़ना पड़ता था। एनसीईआरटी मतलब 60% ही एनसीईआरटी से आता, नीट में भी, अब 40% बाहर से पूछता था। और स्टेट पीएमटी अलग, बीएचयू, एम्स, बीसीसी, यूपी पीएमटी, बहुत सारा, सीपी पीएमटी, राजस्थान पीएमटी, हम लोग सारा पीएमटी देते थे, कहीं भी हो जाए, है ना। तो उसमें बहुत पढ़ना पड़ता था, अब बहुत कम हो गया। कटअप भले थोड़ा मोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन रेगुलर रहोगे निकल जाएगा। अभी आसान है, अभी कंपटीशन भले टफ है, कंपटीशन टफ है, पेपर टफ नहीं है। पहले पेपर भी टफ था, कंपटीशन भी टफ था, क्योंकि सीट कम था। हम जब एग्जाम देते थे 2200 ऑल इंडिया में मात्र था सीट, अभी तो 10,000 से ऊपर भाग गया। तो कम सीट था, तो पेपर भी टफ ही आता था, कंपटीशन भी टफ ही आता था। अभी जो बायोलॉजी 90 में 90 लगा के आ जाता है, उसमें 65 बना देता था तो लगता था सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं बनता था सारा बायोलॉजी। बायोलॉजी से भेंट कहाँ हुआ आप लोग को? अब तो हम लोग इजी पढ़ाते हैं, आप लोग बहुत इजी। हम लोग जो पढ़े हुए हैं, अगर वो बायोलॉजी पढ़ाएंगे, एक को लड़का यहाँ टिकेगा नहीं टिक पाओगे। बोलोगे बायोलॉजी से बढ़िया मैथ ले लेंगे, घसते रहेंगे, है ना। बहुत टफ था पहले, अब नहीं है। अब एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ते जाओ डेली, आपका काम तमाम हो जाएगा। तो लिवर प्रोड्यूसेस यूरिया बाय ऑर्निथीन साइकिल, बट किडनी filters urea from blood to form urine. समझ रहे बात को? ये चीजें हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि यूरिया सबसे ज्यादा कहां होगा। एक होता है हिपेटिक वेन, अच्छा हिपेटिक आर्टरी नहीं, वेन। एक होता है रेनल वेन। हिपेटिक वेन मतलब समझ रहे हो, लीवर वाला वेन। उसके बाद रेनल आर्टरी, बताओ कहां होगा, ये बहुत पूछा जाता है। देखो माइंड में क्या होता है कि किडनी यूरिया छानती है, तो रेनल वेन में होना चाहिए। एक्चुअली में देखो क्या होता है, एओर्टा ब्लड को लाता है यूरिया के साथ, लेकिन यूरिया को यहीं छना गया, और वो यूरिया कहाँ चला गया, ब्लडर में चला गया। तो रेनल वेन में यूरिया कहाँ से आया, नहीं रहेगा ना। लेकिन हम लोग के माइंड में रखता वेन है तो उसमें अशुद्ध रक्त होता है, तो उसमें चला जाए। क्योंकि लीवर क्या करता है, ये है आपका लीवर, लीवर ही यूरिया का निर्माण करेगी, तो हिपेटिक वेन में ज्यादा होना चाहिए। ये क्वेश्चन वैसे कराएंगे अगले क्लास में आपको, है ना, डीपीपी का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जहां तक पढ़ाएं। समझ रहे बात को? तब आपको और दिमाग खुलेगा। आज हमारा जो टाइम था मैक्सिमम, वो किसने ले लिया भाई? इसने। हमें नहीं लगता है मेहनत काम आया होगा, सब तो सो रहे थे इस पे। कोई बात नहीं, चलो ये नया चीज था, बस इसको ध्यान में रखना, नहीं भी रखोगे काम चल जाएगा। हाँ, इसके बाद ये सब याद रखना है आपको, ये जो हमने लिखाया है ये सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास से क्वेश्चन करेंगे और अच्छा मेटेरियल पढ़ेंगे। समझ रहे हो? आज थोड़ा इजी टॉपिक था, इधर उधर का था। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहने दें।